व्यवस्था हो सकती है जिसमें बच्चा शुरू से जिस फील्ड व्यवसाय में जाना चाहे वो मिल सके। यदि कोई जैसे आयुर्वेद की पढ़ाई में जाना चाहे तो शुरू से आयुर्वेद का अध्ययन करे। ये अच्छा सवाल है। अच्छा, एक बात बताइए कि छोटा बच्चा है, उसे तो नहीं मालूम है वो किस फील्ड के लिए बना है। अच्छा, माँ बाप को भी नहीं मालूम है वो किस फील्ड के लिए बना है। और मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई कंप्यूटर की 2 लाइनें बोल के या बढ़िया बढ़िया सा भाषण दे के बोल दे, उसको कैसे पता कि बच्चा किस चीज़ के लिए बना है। मान लो शुरू से कहा ना कि शुरू से हमें पढ़ाना है, तो 3 साल का बच्चा है, उसे आप कैसे तय करोगे कि वो किस चीज़ के लिए बना है। कुछ चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमको दी हैं समझ के तौर पे। जनरली जब हम बच्चों के बिहेवियर को देख के, उनके बोलचाल को देख के, उनके काम करने के तरीके को देखकर, सीखने का तरीके को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो एजुकेशन की ट्रेनिंग हमने दी है वहाँ से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता हो जाता है। परंतु यहाँ जो सबसे बड़ी गलती पेरेंट या सोसाइटी कर सकती है और या टीचर कर सकते हैं, वो यही गलती है कि उसको बचपन में ही बता दिया जाए कि तुमको बड़ा होकर आयुर्वेद पढ़ना है या तुमको बचपन से आयुर्वेद पढ़ना है। ये सबसे बड़ी गलती है, किसी भी बच्चे का जीवन का मकसद तय कर देना, क्योंकि ये तय उसको करने देना है, उस बच्चे को। और हमने केवल एक माहौल देना है। हमें पता लग गया, हमें 4 चीजें पता लग गई कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, ये बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, इसको शरीर का ज्ञान बहुत अच्छा है, लॉजिक है, लोगों से मिलने की इसके अंदर लगन भी है, कुदरत का भी इसको समझ है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, हम इसको खाली डॉक्टर्स की प्रेजेंस देकर देखेंगे। जब डॉक्टर इलाज कर रहा है तब, जब वैद्य जी इलाज कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तब आप देखेंगे जिस बच्चे के अंदर कुदरती वो टैलेंट होगा ना, वो अपने आप वैद्य जी से सवाल पूछ लेगा, ये कैसे पता लगा, ये कैसे करना होता है, ये कैसे करना होता है। जिस बच्चे के अंदर नेचुरली खेती के गुण है या जानवरों से उसको प्यार होगा, उसे खाली उस माहौल में छोड़ना है, बाकी जाकर वो बैल के ऊपर तो अपने आप बैठ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गली के कुत्तों को अपने आप जप्फी पालेगा, आपको जरूरत नहीं है। वो अपनी रोटी बचा के, अगर मम्मी उसको देने नहीं देती है तो अपने वाली में से आधी पॉकेट में डाल करके फिर गली में जाके खिला के लाएगा, जो बच्चा कुदरती उस टैलेंट का है। यानी हमने जो माहौल देना है, और ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गुरु और जो माँ बाप किसी भी इंसान को या किसी बच्चे या शिष्य या अपनी औलाद को स्पष्ट बता दें कि तुमने क्या करना है, वो नकली हैं। गुरु कभी स्पष्ट नहीं बताता है, गुरु कभी ऐसे इंडिकेट करके नहीं बताता है, वो बहुत इशारों में बताता है। वो हमेशा सिद्धांत रूप में बताता है कि बच्चे को नेचुरली ग्रो करने दिया जाए। और सब कुछ प्लेट में रख के जो माँ बाप अपने बच्चे को दे देगा, समझो उसको खराब कर दिया, समझो उसको मार दिया। उसको बच्चे को संघर्ष करना सिखाना है, संघर्ष करके सीखना सिखाना है। असल जो तरीका है सीखने का, उस बच्चे को जोर लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरे को मजा आ रहा है सीखने में। जब बच्चे के इंटरेस्ट का विषय होगा, वो काम करने में उस बंदे को, उस बच्चे को कभी भी संघर्ष महसूस नहीं होगा। जैसे अभी मेरा जो मैं काम कर रहा हूं, अगर ये मेरे ऊपर जबरदस्ती लादा गया होता तो मैं इसे ज्यादा दिन तक नहीं कर पाता। फिर मुझे ये उम्मीद रहती कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे इतने लोग बैठे हैं, तो इतने लोगों में से इतने का तो रिस्पॉन्स आना ही चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मैं अपने हिस्से का आनंद ले रहा हूं, अपना काम भी कर रहा हूं, अपने को मजा भी आ रहा है। आप लोग मानो ना मानो, हमें क्या। जो काम आज आपसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं माने, फिर दूसरे लोगों को बुलाएंगे, तुम कर लो भाई, फिर तीसरों को बुलाएंगे, तो हमें तो मजा आ ही रहा है ना। लोगों को लग रहा है देवेंद्र बहुत संघर्ष कर रहा है समाज के लिए। अब भैया क्या संघर्ष कर रहा है, हम तो मजे ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में मजा आता है, मुझे लोग मिल ही रहे हैं। बदलाव कितना हो रहा है वो आपको पुनीत भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बोल ही दिया, बदलाव हो रहा है, ये भी मुझे पता है।
लेकिन वो नहीं दिख रहा। ये वैसे है जैसे आपने बीज फेंक दिया, तो अब किसान क्या करेगा, उस बीज को ऐसे खोद खोद के तो चेक नहीं करेगा कि कितना हो गया, कैसा हो गया, वो उसको छोड़ देगा। फिर एक दिन वो बीज एकदम से फूटेगा, ब्लास्ट होगा उसके अंदर, और वो ऐसा होगा कि वो धरती को भी चीर देगा, फिर धरती को चीर के निकलेगा। लेकिन वो चीर कर निकलने तक आपको नजर नहीं आएगा अंदर क्या घट रहा है। तो जो आज हो रहा है वो आपके दिमाग में बीज डल रहा है। ये कब फूटेगा, कब दिमाग फोड़ेगा आपका, ये आप जानो, बीज जानो, कुदरत जाने, परमात्मा जाने, हमें क्या मतलब। ऐसे ही बच्चा है, आप तय नहीं करोगे कि उसे कब कौन सा काम करना है, और शिक्षक भी ये काम नहीं करेगा, गुरु भी ये काम नहीं करेगा। जैसे आपका क्या काम था, आप उस बच्चे के मालिक नहीं हो, आप उस बच्चा आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है। वो एक नेचुरल, कुदरती एक अलग एंटिटी है, अलग सोल है, अलग पर्पस है। वो अपना पर्पस लेके आया है। माँ बाप ने माहौल बनाया कि वो सोल उसके घर में पैदा हो। अब माँ बाप को माहौल बनाना है कि वो सोल अपने जीवन का पर्पस पूरा करे, वो अपना मकसद उसको मिल जाए। ये काम माँ बाप का है, केवल माहौल बनाना। आपको यहां से सब कुछ सिखा करके भेज नहीं सकते हम 3 दिन में, लेकिन एक माहौल बनाना जरूरी है कि हम सब आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं। शिक्षक को भी बच्चे के लिए माहौल बनाना है कि वो खुद सीखने के लिए तैयार हो जाए, और खुद सीखने के लिए बच्चा केवल और केवल तब तैयार होगा लंबे समय तक जब वो अपने इंटरेस्ट के विषय को पालेगा। उसके इंटरेस्ट के विषय को पाने के लिए और उसको वो बताने के लिए हमें शुरू से उसे ऐसे विषय भी देने पड़ेंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, ताकि वो इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट का डिफरेंस भी देख सके। हमें पता है कि ये बच्चा खेलने के लिए नहीं बना है, फिर भी उसे खेलने के लिए दौड़ाना है। उसे पता है कि ये संगीत के लिए बना है, तो अब उसे खेलने के लिए भी दौड़ाना है और संगीत वाले के पास भी ले जाना है। महीने भर के बाद, दौड़ने के बाद, वो अपने पापा को बोलेगा, पापा यार उधर नहीं जाता हूँ, इधर भेज दो ना, यहाँ 2 घंटे लगा आऊँगा। वो खुद ही बोल देगा ना, हम चाहते ही ये थे कि तू खुद ही बोल, क्योंकि अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे खुद लेनी है, हमें वो माहौल बनाना है, हमने तुझे वो सिखाना है। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ पता लग जाए कि उस बच्चे का टैलेंट क्या है, फिर उसको माहौल दे दो, और फिर वो समय के साथ अपने आप सीख जाएगा कि मुझे क्या करना है। एक बच्चा आर्टिस्ट है, उसे खाली फाइन आर्ट सिखाओ, लाइनें ड्रॉ करना सिखाओ, कलर सिखाओ, कलर बेसिक खाली बेसिक। असल आर्ट उसके अंदर छिपी है। अब वो रेत के साथ खेलना चाहता है, कीचड़ के साथ करना चाहता है, क्ले के साथ करना चाहता है, वो मिट्टी के साथ करना चाह रहा है, रंगों के साथ करना चाह रहा है, वो रंगों में भी कौन सा रंग लेना चाहता है, क्या करना, ये उसके ऊपर छोड़ दो, वो ढूंढ लेगा अपने आप। समझ आई ना? आई होप। तो ये माँ बाप को करना है, और ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको आसान लगने के लिए, जैसे मान लो आज मैं आपको कहूँ 2 + 3 कितना होता है, कितना होता है? मुश्किल है कि आसान है? बताइए। बिल्कुल आसान बोल दिया, पर जिस बच्चे को गिनती नहीं आती उसके लिए तो असंभव है। गिनती का कॉन्सेप्ट जिसे नहीं आता, और उस बच्चे को बोलो बता 2 + 3, और ऐसे करके देखेगा मुंह की तरफ, हाँ कह क्या रहा है, वो 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, प्लस क्या होता है, उसे तीनों मतलब ही नहीं पता, तीनों अक्षरों का, ना 2 का, ना 3 का, ना प्लस का, आंसर कैसे बताएगा वो? तो आसान उसके लिए है जिसको गिनती का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जिसको प्लस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 2 कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है। इसी तरह से बच्चे का करियर, एजुकेशन की व्यवस्था, टीचिंग का मेथोडोलॉजी और सिस्टम के ऊपर निर्भरता का खात्मा कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए पहले एजुकेशन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग से एक बार गो थ्रू हो जाओ। बहुत साइंटिस्ट ने, बहुत विद्वानों ने बहुत गजब का काम किया हुआ है, और वो जो काम उन्होंने किया हुआ है उनको उन्होंने बहुत टेक्निकल भाषाओं में बड़ी गजब तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन वो विद्वानों के लिए है, एक आम जनमानस के लिए जितने सिंपल तरीके से मैंने ये एजुकेशन की ट्रेनिंग पब्लिक में रखी है,
इससे आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता। बहुत एकदम लेमैन लैंग्वेज, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी आराम से समझ सकता है इसको। कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, कोई शहर में होना ज़रूरी नहीं, कोई टीचर होना, बीएड कर रखी नहीं कर रखी, 10वीं फेल, दूसरी फेल, सबको समझ आएगा। बहुत सिंपल भाषा में है। एक बार ये समझ आ जाए कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, फिर एकदम अगला स्टेप तो फिर 2+3 जितना ही आसान होगा। फर्जी करेंसी के कारण प्रॉपर्टी बैंक से कैसे छुड़ाएं और वो कितने वर्ष लगते हैं? देखो भाई, ये मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी तो हमने बैंक को दे दी ऐसी चीज़ के बदले जिसका कोई मतलब नहीं था, और ये एक दिन में छूट सकती है। एक दिन जिसे कहते हैं, एक दिन, बशर्ते कि वो जो एक दिन है वो हम लोग तय करें और हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाएं कि हमको कम से कम सुनना है। मतलब हमें सुनना पड़ेगा, हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये बात 2 आदमी 2000 आदमी अगर जाएंगे तो नहीं समझ में आती सुप्रीम कोर्ट को। कम से कम 10,000 आदमी जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट को घेरेंगे ना, और चारों तरफ कोई आदमी ना निकल सकता, ना बाहर जा सकता, ना अंदर आ सकता, और उसके बाद हम ये बात बोलेंगे ना कि देश के साथ में धोखा हो रहा है, नकली करेंसी और नकली ब्याज के चक्कर में लोगों को फंसाया जा रहा है, और हम ये साबित करेंगे कि बैंकों ने जो लोन दिया है वो पूरा फ्रॉड है, उसके लिए हमारे को सबसे पहले सुना जाए, हमारी बात सुनी जाए। और एक एक तथ्य, यदि तथ्य गलत हुए तो हम फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि बैंकों ने ठगी कर रखी है तो इनको फांसी पर चढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट ने। यहां तक इतना मजबूर करना पड़ेगा पब्लिक को। 1-2 सुनवाई जब होती हैं, उन सुनवाइयों पे हम लोगों को वहां पहुंचना पड़ेगा, और हम सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देंगे, हम देंगे हिदायत। सुप्रीम कोर्ट हमको हिदायत नहीं देगी कि अगर तुम अगली 3 सुनवाइयों में 6 महीने के अंदर अंदर हमारी बात, हम मतलब बैंक से कम रिटर्न रिप्लाई नहीं ले पाए, तो हम ये मान लेंगे कि बैंक और सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है। भाई, एक सुनवाई में हमने आरोप लगाया बैंक के ऊपर, अगली सुनवाई में जो है कोर्ट जो है वो बैंक से सवाल पूछ ले नोटिस जारी करके, भाई इनके सवालों के जवाब दे दो, और तीसरी सुनवाई में अगर जवाब नहीं आता है 3री तारीख में, तो भैया 6 महीने के अंदर अंदर हमको उसी दिन एनओसी जारी मान ली जाएगी। तो ऐसे छूटेगा ये। या दूसरा तरीका है कि मोर्चे में आने के बाद जिन लोगों ने रुपए के मसले को समझा, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को सत्ता में बैठा आदमी आगे रखकर देवेंद्र बल्हारा के ऊपर आरोप लगाकर उसके नाम पर एक आंदोलन खड़ा कर दे, और जो दुखी पीड़ित लोग हैं उन सबको उसके पीछे लगाकर एक आंदोलन करके और बैंकों से उनका कर्जा माफ करवा दे। जिनके आवेदन लगे हैं सबके कर्जे माफ। तो हमारी मेहनत को जीरो कर दिया गया, जिन्होंने लगाया हुआ था उनके कर्जे माफ हो गए, और एक अब नए सिरे से नए लोग जोड़ने पड़े कि जिनके कर्जे माफ। अब वो बैंक की लड़ाई उनको क्या मतलब है, उनका घर छूटी गया ना, बाढ़ में जाओ जनता सरकार मोर्चा, बाढ़ में जाओ रुपए की लड़ाई। समझ गए ना, वो रुपए की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ना कि उनका घर नहीं छूट रहा है। तो भाई ये 2 तरीके हैं उनके पास कि वो लोन माफ कर दें, देख करके कि जन आंदोलन बढ़ रहा है और रुपए की बात सारे दुनिया तक पहुंच रही है, उससे पहले पहले वो आपके माफ ही कर दे, या कोई आंदोलन, कोई नया हीरो बना दे, कोई किसान आंदोलन, किसी किसान नेता को किसी को भी बना करके, वो लोग उनके हाथ में मीडिया में चलाना है कि ये बड़ा नेता है, उसके पास सारे जाने लग जाएंगे, और उसके पास सब जाएंगे तो वो आंदोलन कर देगा, वो आंदोलन कर देगा, डीसी का घेराव कर देगा, डीसी चीफ मिनिस्टर का कोई फरमान ले आएगा, कह देगा जाओ तुम्हारे माफ। पहले भी तो हुआ है ना माफ, ऐसे कर्जे माफ हुए हैं आंदोलन करके। तो लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचने से पहले ऐसे भी किया जा सकता, वो उनके ऊपर है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो लड़ाई सिद्धांत की ही लड़नी है। और छूटने वाली बात जहां तक है, देखो कोर्ट इसमें अभी तक जो कोर्ट का रुख है वो बहुत संदेहास्पद रहा है। कोर्ट ने इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। जो लोकल कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वो केसेस को ले नहीं रही है या ले नहीं सकती। अगर ले लिया है तो उस पर उसका फैसला देने का अधिकार नहीं है, तो वो कोर्ट केस ऐसे ही पड़ा रहेगा। स्टे लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट स्टे इतनी आसानी से देता नहीं है, और हाई कोर्ट में जाने का जुगाड़ भी नहीं है बहुत से लोगों का।
तो इसमें तो बहुत से लोग इकट्ठे होंगे एक जगह पर, वो अपना थोड़ा थोड़ा अपने लोन की अमाउंट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देंगे, 10, 20, 50, 100 रुपया, और उससे फिर वकील की फीस निकले, कोई ऐसा वकील जो सुनने के लिए कम से कम राजी कर ले। सही गलत का तो फैसला तभी होगा जब कोर्ट सुने। इस मामले पर तो कोर्ट की हवा इतनी टाइट हो जाती है, वो मुकदमा ही कहती है यार तुम ये क्या लेकर आए हो बवाल, ये तुम हमारे गले की फांस बन गए, तुम दूसरे पीछे चैम्बर में बुला के बोलती है कोर्ट, भाई दूसरे कोर्ट में ले जाए यार, कहीं और ले जाए इसको, अभी बाद में मैं तो छुट्टी ले रहा हूँ। इतने बुरे हालात हैं, पता है उनको कि क्योंकि ना तो पढ़ना सिखाया और बोलना अलाउड नहीं है रुपए पर जजों का, तो इतने फ्रॉड सिस्टम में हमारे न्याय कैसे मिलेगा, ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। हम किसी को बहकाते नहीं हैं, हम किसी को ये नहीं कहते कि इतने लोग हो जाएंगे उस दिन आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा, माफ़ तो करना नहीं है, चुकता हमने कर ही दिया है डॉक्यूमेंट में, उसका रिप्लाई तो कोई बैंक दे नहीं रहा है जो हमने चुकता किया है। बस डीसी के साथ, तहसीलदार के साथ सेटिंग करके पुलिस वालों को पैसे खिला के ज़बरदस्ती घरों पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। कानूनी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कानून का पालन तो हो नहीं रहा है। इस मामले में उन लोगों को आगे आकर के मदद करनी पड़ेगी जिनके लोन नहीं हैं। मैं भी ये लड़ाई ज़्यादा लंबे समय तक इसलिए लड़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का लोन नहीं है, नहीं तो लोग कह देते ये अपना लोन ना चुकता करने के चक्कर में कर रहा है सारा कुछ नौटंकी। तो अब मेरा लोन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं स्टैंड ले सकता हूँ। और जिनके लोन नहीं है वो उन लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना है कि भाई देखो इस भाई का मकान था, इसने इतना पैसा चुकता कर दिया है। पहली बात, इसका जो काम धंधा चौपट हुआ वो लॉकडाउन में हुआ, तो लॉकडाउन गलती किसकी थी? मोगली जी की। और लॉकडाउन के बाद धंधा इसका दोबारा चल नहीं रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? वो भी सिस्टम की है। दूसरा, या तो इसने पहले से डिफॉल्ट किया हो तब हम कुछ कहेंगे, जब पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा, एक ये उन्होंने एक लोन का इतना बड़ा गेम खेला था, जिनके लोन थे उस टाइम पर, वो बोले क्या मिलेगा उसका, वो 4 महीने का क्या था वो, कोलोजियम ना सॉरी मोरिटोरियम मिलेगा। मोरिटोरियम का गेम बाद में समझ में आया, मतलब वो तो आपने 5 महीने तक, अगर 4 महीने तक या 1 साल तक, 6 महीने तक किस्तें नहीं दी हैं तो उस पर जो फाइन है वो अभी नहीं लगाया, उन्होंने छोड़ दिया। अभी आपसे मांगा नहीं है उन्होंने। जब सारी किस्तें आप चुकता कर चुके होंगे, लास्ट में बोलेगा तुम्हारी वो 6 किस्तें पेंडिंग थी और उसके ऊपर अब 10 साल का ब्याज अब ठुकेगा पेनल्टी। अब मतलब जितना टोटल लोन नहीं होगा उसके बराबर में तो उसके ऊपर पेनल्टी पे पेनल्टी लग चुकी होगी। वो इतना बड़ा गेम प्लान था, ये मॉरिटोरियम इतना बड़ा गेम प्लान था, हर किसी की प्रॉपर्टी को हथियाने का खेल था वो। अब वो गलती किसकी थी? वो जबान किसकी थी? उसी हरामी की थी ना, जो अडानी का पालतू कुत्ता है। पता ही होगा कौन है, सारा देश जानता है अडानी का पालतू कुत्ता कौन है। कोई सीबीडीसी आ चुका है और प्रत्येक व्यक्ति हवा की वजह से गिराई है, हवा की वजह से खिड़की खुल गई होगी ना। ये अर्थव्यवस्था गिर गई। तो सीबीडीसी पे अपन लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या है, किस तरह से काम करेगा और फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पे आप सवाल लिखिएगा। एचपीवी इस पे बोल देता हूँ, इस पे लिख के रखिएगा, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। एचपीवी वैक्सीन को कैसे रोका जाए, रोकना क्या है इसको, बहुत आसान। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पर जो एचपीवी वैक्सीन है उसका जो वैक्सीन लगवाने का जो प्रतिशत है वो 1% से भी कम है, 1% से भी कम, मतलब 0.some% है। इतना बुरा हाल है पीएचसी वालों का, सबको गालियां पड़ रही है तुम ये क्यों नहीं लगा पा रहे, और वो ये कह रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं रहे हैं। वो बोले लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, कहते हो देवेंद्र बलारा ने बका रखे हैं। इल्जाम सारा हमारे ऊपर आ रहा है। देखो, और देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम खाली सच बता रहे हैं। हमने क्या बोला कि प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप, अगर उसका कोई डेटा आपके पास है जो ये साबित करता है कि वैक्सीन लगे हुए और वैक्सीन नहीं लगे हुए लोगों में मतलब
वैक्सीन लगे हुए ज्यादा सेफ हैं और नहीं लगे हुए सेफ नहीं है, ऐसा कोई डेटा अवेलेबल है? भाई बच्ची को लगी 8 से 14 साल की उम्र में, उसको मां बनना है जाके 35 साल की उम्र में, तो आपके पास डेटा कम से कम ये होना चाहिए कि लड़की को 13 साल की उम्र में लगी थी वैक्सीन, इस बच्ची के, और ये तो 100 लड़कियों को लगी थी, और ये 100 लड़कियां जिनको नहीं लगी थी, ये 25 साल बाद इन्होंने बच्चों को जन्म दिया, और इन्होंने 25 साल बाद कैसे बच्चों को जन्म दिया, ये होगा ना, तभी तो पता चलेगा कि इसका कितना फायदा है कितना नुकसान है। भाई अगर किसी फार्मा कंपनी के पास, अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, किसी नेता के पास, किसी सीएमओ, किसी डॉक्टर के पास इस बात का सबूत नहीं है कि प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप में का क्या डेटा है और आपने कितना लंबा रिसर्च किया है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो यह कहता है कि यह सेफ है, तो फिर क्यों लगवाएं भाई? तो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, केवल एक बात पे गांव वालों को इकट्ठा करो कि देखो भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं कि यह वैक्सीन खराब है, यह आपकी बच्चियों का सत्यानाश करेगी। यह गारंटी ले रहे हैं कि यह वैक्सीन सत्यानाश नहीं करेगी, यह सेफ है। एक काम करता हूं, इस वैक्सीन के दुष्परिणाम हुए हैं, इस बात का सबूत है खुद। एक तो कोर्ट ने ही कितने मिलियन डॉलर का उस मां को दिया था, 10 साल के बाद फैसला दिया कि एचपीवी वैक्सीन से इसकी बच्ची खराब हुई है। एक कितने सारे केसेस के अंदर खुद वैक्सीन की कंपनी कह रही है कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, खुद वैक्सीन कंपनियां भी बोल रही हैं, नहीं भी बोल रही हैं, मेरे पास सबूत है। आप ये बोल सकते हो कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हुए हैं, इस बात का डेटा मार्केट में, WHO में, जर्नल्स में अवेलेबल है, लेकिन सबूत है वो कि इसका साइड इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये वैक्सीन सेफ है, इसका एक भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो सेफ कह रहा है उसके ऊपर है ना। तो जो डॉक्टर है या सीएमओ है जो कह रहा है कि ये वैक्सीन सेफ है, जस्ट मुझे वो डेटा चाहिए जिसके बेसिस पर तुम इसे सेफ कह रहे हो, एंड इफ दैट डेटा इज विद यू देन हम हट जाते बीच में से, क्या दिक्कत है? अदरवाइज किसी को हमारी बच्चियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस वैक्सीन को रोककर ज्यादा खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि ये सब्जियों में डाल देंगे वो चीजें, ये लड़कियों के सैनिटरी पैड में डाल देंगे वो चीजें। क्या बात कर रहे हो? सैनिटरी पैड में लेड आता है, सैनिटरी पैड के अंदर हैवी मेटल्स आते हैं। जो लड़कियां सैनिटरी पैड यूज कर रही हैं सबको पे प्रॉब्लम्स हैं गायनी की। सैनिटरी पैड सेहत को बचाने के लिए नहीं है, सेहत खराब करने के लिए है। नैनो पार्टिकल्स है उनके अंदर। कॉन्डम का प्रचार सरकार इसलिए नहीं करती है कि उनको आपकी जनसंख्या से प्रॉब्लम है या वो आपका गर्भ निरोधन करना चाहती है। कॉन्डम का प्रचार इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें नैनो पार्टिकल्स हैं, और जो मियां बीबी जब कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं दोनों को बीमारी दी जाती है कॉन्डम के जरिए। आपको क्या लग रहा है आपकी सेफ्टी के लिए करेगा ये इंडस्ट्री? क्या बात करते हैं। जो आपकी जमीनें हथियाना चाहते हैं, जो आपसे वोट के नाम पर धांधली कर रहे हैं, जो आपको जात के नाम पर लड़ा रहे हैं, जो आपकी जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं, जो आपको पानी को खराब कर रहे हैं, जो अनाज को खराब कर रहे हैं, पूरे समाज को तोड़ रहे हैं, वो आपको बचाने के लिए बात करेंगे हैं? जिन्होंने कोरोना जैसी वैक्सीन ला करके आप लोगों को निपटाने की कोशिश करी है, वो एक भी चीज का प्रचार उस चीज का नहीं करेंगे जो आपके लिए सही होगी। सारे नेता, अभिनेता और ये गुंडे और ये जो बैठे हैं विधानसभा लोकसभा में, ये केवल और केवल वही चीज का प्रचार करेंगे जिससे या तो आप बीमार होते हो, या आपका समाज टूटता हो, या आपके समाज के अंदर अपराध बढ़ता हो, या नशा बढ़ता हो, या समाज की बर्बादी होती हो। ये टीवी कोई आपके लिए नहीं है भैया, ये उन्हीं का है। आप अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे। समझ आ गई ना? आपने पूछा कौन सा कैसा पत्र लिख के दें, पत्र लिख दिया, हम लिख के देते हैं। तुम्हारे पास कोई डेटा है तो ठीक है, नहीं तो निकलो यहां से। एफिडेविट पर लेना पड़ेगा, और वो अधिकारी मतलब हम फिर मुकदमा करेंगे तो वो अधिकारी जिम्मेदार होगा। पर एफिडेविट पे दो कि ये सेफ है, और इस डेटा साथ में अटैच करना पड़ेगा। और हां, जो रोकना चाहता है अपने गांव में, गांव वालों के सामने खड़ा होकर के बोले मुझे चाहे अपनी 1 एकड़ जमीन बेचनी हो, मैं तैयार हूं इसके लिए, आप मेरे पास आ जाना। 15 लाख रुपए इनाम देंगे हम उस डॉक्टर को जो जो इसका प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा दे देगा और जो सेफ्टी का प्रमाण दे देगा इसको, एचपीवी वैक्सीन का। 15 लाख रुपया इनाम, और 1 लाख रुपया उस आदमी को मिलेगा जो लेके आएगा उस डॉक्टर को। इतना में क्या दिक्कत है? इतना डिक्लेयर करने में क्या समस्या है?
मैं तो पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ना, वीडियो में रिकॉर्ड करके। आ जाओ लेने के लिए 15 लाख। मैं कोई गुजराती थोड़ी ना हूं कि 15 लाख का वो लालच दे करके फिर नहीं दूंगा। 15। और वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट में पूरी डिटेल दी हुई है। वो वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट किताब है ही अपने पास, वो आप लोगों को भिजवा भी देंगे। हैं हिंदी में? है हिंदी। अभी तो नहीं है लेकिन मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यदि कोई टीचर बोलता है तो हमारी मजबूरी है। मैं आपको बताता हूं, देखिए एक बात सोचिए, टीचर है वो, डॉक्टर नहीं है। पहली बात, उसका काम पढ़ाने का है, इलाज करने का नहीं है। हम बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, टीका लगाने के लिए नहीं भेजते हैं। और हमारे बच्चों के बारे में कोई हमारे बच्चों पर जबरदस्ती कर जाए तो लानत होना चाहिए ऐसे मां बाप के ऊपर। नहीं भाई, आप ये मानते हो कि ये वैक्सीन बच्ची के लिए खराब है, फिर चाहे आपको स्कूल छोड़ना पड़े, मास्टर का सिर फोड़ के जेल जाना पड़े, फिर चाहे आपको मास्टर के साथ बहस करनी पड़े, चाहे उसके ऊपर मुकदमा करना पड़े, चाहे मुकदमा सहन करना पड़े, चाहे उसका गला पकड़ के उससे पूछना पड़े कि हरामी तू जबरदस्ती कैसे कर सकता है। जबरदस्ती नहीं भाई। जो एक कहानी आती है ना, वो 4 साहिबजादे हैं गुरु गोविंद सिंह के। बोला जा रहा है कि तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, तुमको दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाएगा, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो वो साहिबजादे ये बोलते हैं, इस्लाम कबूल करने में दिक्कत नहीं है, इस जबरदस्ती से दिक्कत है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं तो को बार करूं, तुम्हें क्या दिक्कत है, पर तुम्हारे कहने से तुम जबरदस्ती करोगे, ये कबूल नहीं है। मैं अपनी बच्ची को एचपीवी वैक्सीन का टीका वैक्सीन लगवाना चाहता हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं लगवाना चाहूं 100 बार लगवाऊं, पर तुम इसको किसी सर्टिफिकेट के साथ, अटेंडेंस के साथ, स्कूल की एंट्री के साथ, हाजिरी के साथ या किसी भी चीज के साथ अगर जोड़कर देखते हो, मुझे इस जबरदस्ती पर ऐतराज है और आपको इस जबरदस्ती पर ऐतराज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपके हैं, आपका ही ऐतराज चलेगा। वहां आपको आंख में आंख डालकर ऐतराज करना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं चलेगी हमारे बच्चों पर, हमारे शरीर पर। अगर आज ये जबरदस्ती चल गई तो कल दूसरी जबरदस्तियां भी चलेंगी भाई। फिर क्या करोगे कि डीसी था जबरदस्ती कर गया, एसपी था जबरदस्ती कर गया, अरे बंदूक लेके तोप लेके कोई आ जाए, उसकी जबरदस्ती नहीं चलने दी भारत के लोगों ने यार, और हम सिर्फ एक पुलिस वाले से डर जाते हैं, ऐसे कैसे। और टीचर बोलते हैं कि कोरोना की वैक्सीन हमने लगाई और हमको कुछ नहीं हुआ। हाँ तो तुम लगवाओ ना 100 बार यार, क्यों, मतलब क्या लॉजिक क्या है, टिम्पल है। तुम गोबर खाओ हमारी तरफ से, हमें क्या ठेका है। अब कल को टीचर स्कूल का बोलने लग जाए कि मैं कल को 4 किलो गोबर खा लिया था, मैं देखो कितना फिट हूं, तो क्या हम भी खा लेंगे। तू 10 किलो खा, हमें क्या टेंशन। तू तो जोन सा मर्जी तू अपना लिंग परिवर्तन करा, हमें क्या दिक्कत है। तू लड़के से शादी कर, लड़का मास्टर है तो लड़की है तो तू लेस्बियन बन जा, हमें क्या दिक्कत है। मेरे बच्चे के पीछे काहे को पड़ा है, तेरा काम पढ़ाने का है, तू खाली पढ़ाई करना, इसमें क्या दिक्कत है। कोई टीचर बोलता है कि इस वैक्सीन से हमारे शरीर में सेनाएं बनते हैं। अब तो हम अपनी सेना आप पे बना लेंगे यार, क्या मैं खामन खाई बिना मतलब का। और डॉक्टर टीचर्स के पीछे चक्कर में नहीं पड़ना। देखो 2 तरह के टीचर्स हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, वो नौकर करता है, उसको नौकरी से मतलब है। भाड़ में जाओ आपके बच्चे, भाड़ में जाओ आपका गांव, भाड़ में जाओ आपका स्कूल, सब मास्टर सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले ऐसे हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला वो ऐसा निकम्मा आदमी है जिसको सरकारी में नौकरी नहीं मिली थी, 10-15 हजार रुपए में नौकरी कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, वो सिखा कुछ नहीं रहा है। और उसको या फिर वो धंधेबाज है जो ट्यूशन कमाना है उसको वहां पढ़ा के। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो कस्टमर बने बनाए मिल जाते हैं, शाम को आ जाना ट्यूशन पे, वहीं समझाऊंगा मैं। यही तो है, 2 तरह के टीचर हैं।
इनके भरोसे नहीं रहना। अब ये अब आपके बच्चों को वो नहीं सिखाते जो सही है, ये आपके बच्चों को सिखाते हैं जो ऊपर से आता है वो। हम क्या करें, हम मजबूर हैं, इस तरह का डायलॉग बोलते हैं। और जो गुरु मजबूर हो जाए, ऐसे हरामी के पास अपने बच्चों को नहीं भेजना है। गुरु मजबूर नहीं हो सकता है, उसके हाथ में प्रलय है, उसके हाथ में विकास है, उन्नति है। वो जो चाहे समाज को दिशा दे सकता है। वो सच नहीं बता रहा है तो वो गुरु नहीं हो सकता। ऐसा आदमी को शिक्षक कहलाने का हक नहीं है। और आपको यह डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ऐसे मजबूर लोगों के पास अपने बच्चों को नहीं भेजना है। मत भेजिए ऐसे मजबूर लोगों के पास अपने बच्चे। इससे अच्छा तो अनपढ़ रह जाएंगे, तो कम से कम अपना जमीर तो बचा लेंगे आपके बच्चे। ऐसे लोगों के पढ़ाई हुई औलाद, ऐसे लोगों के पढ़ाए हुए शिष्य, मजबूर टीचर्स के पढ़ाए हुए बच्चे मजबूर ही होंगे। क्या दीदी? आगे आके बताइए, आगे आगे सबको बताइए कि मजबूरी। देखो, आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप सरेंडर कर दो, जो कि ये चाहते हैं कि सरेंडर कर दो, चाहते ये हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे मेरे बेटे का दाखला करवाने के लिए। अभी ये 5 साल ऊपर का हो गया, अभी तक कोई स्कूल में दाखला उसका करवाया नहीं है। बाकी वैसे तो 2 साल 3 साल में हम लोग सब लोग स्कूल में गधे की तरह मतलब नहीं है। और दाखला करवाने गए कि चलो 5 साल का हो गया तो अभी उसको दाखला करवाने जाते हैं। तो वहाँ पर गए, प्रिंसिपल स्कूल के, जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला इसका आधार कार्ड पहले आपको करवाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि लिखित में दे दो, आधार कार्ड हम लोग नहीं करवाएंगे, अगर दाखला देना है तो दो। उन्होंने बोला उसके बिना तो दाखला नहीं हो सकता। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा बेटा अनपढ़ रह जाएगा चलेगा। आज तक उसका दाखला नहीं करवाया हम लोगों ने। ये जीता जागता सबूत है, उसका नहीं करवाया हमने। नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये होगा भी नहीं। अभी जब प्रिंसिपलों से सवाल पूछे जाएंगे ना, जब उनसे लिखित में मांगा जाएगा ना कि तुमने कितने लोगों को आधार कार्ड की वजह से दाखला नहीं दिया है, इसको हम लोग आरटीआई डालकर पूछेंगे ना, एक साथ जाएगी ना, तब समझ में आएगा लोगों को। अभी क्या होता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बातचीत करते हैं, इसीलिए सिस्टम को ये लगता है कि ये थोड़े लोग हैं। अभी जो थोड़ा संगठित रूप से एक बार संगठन इस तरह से बन जाए कि मैसेज जो दिया है उसको आप समझ लो, समझ के अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने लग जाओ, लोगों को समझा दो और उस समझाने की प्रक्रिया को आप समझो, उस प्रक्रिया को आप आगे लेकर के जाओ। जब इस तरह का बन जाएगा तो सिंपल है, एक मैसेज आएगा, आपने खाली वो आरटीआई अगले दिन लगा देनी है, बात खत्म, आपका काम हो गया। फिर अगली डालनी है, फिर हो गया। और फिर आपसे, क्योंकि एक व्यक्ति को मात्र 20 या 30 लोगों से ही बात करनी है, तो 30 लोगों से बात करके कि तुम्हारे पास क्या जवाब आया, तुम्हारे पास क्या जवाब आया, ये आ गया एक सिस्टम। फिर ऐसे 20 लोगों के पास से फिर ऐसा करके हमारे पास खबर आ जाएगी कि पूरे देश में जो जवाब आए हैं वो ये जवाब आए हैं, और वहीं सिस्टम फंस जाएगा। फंसेगा ना, क्योंकि बेवकूफ लोग बैठे हैं जवाब देने वाले। एक सवाल का यदि सत्य है एक ही जवाब होना चाहिए, एक सवाल का 2 जवाब होते ही या तो उनमें से एक झूठा है या दोनों झूठे हैं, दोनों सच नहीं हो सकते ना, वही फंसेगा सिस्टम। और फिर हम पूछेंगे कोर्ट में, सच बताओ, ये 2 बता रहे हैं जवाब, 4 बता रहे हैं, 10 बता रहे हैं, सच बताओ। और फिर सच बताना पड़ेगा, सबके सामने कबूल करना पड़ेगा कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, अपार आईडी अनिवार्य नहीं है। ये हमको फंसाएंगे, ये हमको चोर साबित करके सारा काम करवाते हैं। तो अभी बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, अंदर की बजाय आप लोग बाहर खड़े होकर के, नीचे बैठ करके आप पुनीत भाई इनको सब लोगों को ग्रुप में बांट दो, 5-5 के ग्रुप में, और अपने ग्रुप में डिस्कशन का टॉपिक दे दो। एक टॉपिक देंगे आपको, उस टॉपिक पर आपको अपने अनुभव डिस्कस करने हैं और उसके से सवाल फिर हमको देने हैं। कल हम लोग व्यवस्था को कैसे हम बनाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके क्या क्या सवाल हैं उसको लेकर के आगे चलेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे हम आपको वीडियोस का लिंक दे देंगे, उन्हीं को सुन लेना। फिर आप बजाय इसके हम पिछला
गाते रहें वही पुराना, वो तो सुन के ही आप आ गए, उतना तो समझ गए हो। अब समझने वाले लोग हैं, ज़्यादा हम डिटेल में उधर नहीं जाएंगे, अब जाएंगे सोल्यूशन की तरफ कि प्रॉब्लम समझाने के लिए इसको समझो और सोल्यूशन समझाने के लिए इसको, है ना। तो आप लोग बैठिए। इसका एक दो फायदा होगा कि आप लोगों को, आपके आसपास के लोग जो पहली बार आप मिले थे किसी से, है ना, पहली बार